साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और पूरे मनोयोग से अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे 2026 यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा में इतिहास विषय से जो प्रश्न पूछे गए थे। हम इसमें एक यह तो देखेंगे ही कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए, उनके उत्तर क्या होंगे, किस तरह से उनकी व्याख्या को समझ सकते हैं, एक यह पहलू तो देखेंगे ही। इसके अलावा थोड़ा सा यह भी देखेंगे कि किस सेगमेंट से कितने सवाल पूछे गए और अगर किसी सेगमेंट से किसी खास तरह के या किसी खास संख्या में सवाल पूछे गए तो उसका क्या अर्थ है। इसके अलावा हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस वर्ष के प्रश्न पत्र को देखकर हम किसी भी प्रकार के ट्रेंड की कल्पना कर सकते हैं या ट्रेंड को जानकर समझकर उसी अनुरूप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इस बात को भी समझेंगे और इस बात को भी समझेंगे कि क्या इस बार जो प्रश्न आए इतिहास विषय को लेकर, अभी हम लोग केवल इतिहास की ही चर्चा करेंगे, क्या वो पूरी तरह से अप्रत्याशित था, क्या ये कठिनतम तरह के सवाल थे, क्या इसके पहले जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें बहुत आसान किस्म के सवाल पूछे गए थे। इन सब द्वैत में या इन सब अतिरेकी व्याख्याओं में कितनी सच्चाइयां हैं, थोड़ा सा वह भी समझने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा एक यह भी देखेंगे कि इससे हमारे लिए यानी कि मेरे लिए भी और आपके लिए भी किस तरह की सीख छिपी हुई है। अब तक आपने सारे प्रश्न देख लिए होंगे, आपने इन प्रश्नों के उत्तर को भी जानने की कोशिश कर ही ली होगी, आप इनकी व्याख्याओं से भी गुजरे होंगे, आप इन व्याख्याओं के आधार पर ट्रेंड को लेकर भी एक राय बना चुके होंगे। उसके बाद भी हम इस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं ताकि अगर किसी तरह की अवधारणात्मक समझ बन सके, विकसित हो सके, तो उस दिशा में हम आगे बढ़ें। और क्या कुछ मिथक प्रचलित हो जाते हैं, कई बार हम बहुत जल्दबाजी में व्याख्या करते हैं, तो उससे भी शायद हम उस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते हैं जिस निष्कर्ष को पाने या जिस निष्कर्ष को समझने की अपेक्षा शायद यह परीक्षा प्रणाली हमसे कर रही है। तो थोड़े से धैर्य से, थोड़ा सा ठहर के हम लोग उन प्रश्नों पर विचार करेंगे और फिर एक एक करके देखेंगे कि किस तरह से इस परीक्षा को एनालाइज करना चाहिए और किस तरह से इस परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूं कि इस वर्ष की प्रीलिम्स परीक्षा में इतिहास विषय से कितने प्रश्न पूछे गए थे और उसका क्या कैटेगराइजेशन हो सकता है, यानी किस सेगमेंट से कितने सवाल हैं। देखिए, अगर इतिहास विषय से आप देखेंगे तो लगभग 20-21 सवाल आपको दिखेंगे जो कि इस विषय से पूछे गए हैं। इन 20-21 सवालों में भी अगर आप कैटेगराइज करें तो अगर प्राचीन भारत से देखेंगे, फिर मध्यकालीन भारत, आपको पता ही है कि प्रारंभिक परीक्षा में आपसे प्राचीन, ये एसी केवल ऑन कर दीजिए, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति से भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इसमें अगर आप देखें कि प्राचीन भारत से कितने सवाल हैं, वैसे अगर कल्चर मिला देंगे तो इनकी संख्या और अधिक बढ़ जाएगी, लेकिन अगर कल्चर को हम अलग से देख ही रहे हैं तो इन 20-21 में से लगभग 9 सवाल कहां से हैं, सीधे प्राचीन भारत से हैं। मध्यकालीन भारत का खाता इस बार नहीं खुल सका है। आधुनिक भारत से आप पाएंगे कि लगभग 5 सवाल हैं, तो 14 सवाल तो प्राचीन भारत और आधुनिक भारत से हो गए। कला एवं संस्कृति से 6 सवाल हैं, तो 20 सवाल ये हो गए और एक अगर कल्चर का और अगर इसमें जोड़ लें
तो लगभग 7 सवाल आप पाएंगे कला एवं संस्कृति से भी पूछे गए हैं। तो क्या यह संकेत यह करता है कि हमें प्राचीन भारत बहुत अधिक पढ़ना चाहिए, मध्यकालीन भारत बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए? क्या हमें यह संकेत करता है कि अब आधुनिक भारत से अधिक प्रश्न पूछने की प्रकृति या अधिक प्रश्न पूछने की संभावना प्राचीन भारत से होगी? ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। इसलिए जल्दबाजी होगी क्योंकि आप पाएंगे कि हर नियमित अंतराल पर यूपीएससी अपनी आंतरिक संरचना में यानी इतिहास विषय से पूछे जाने वाले प्रश्नों को अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत अंतर करती रहती है। कभी कल्चर से पूछ लिया, कभी नहीं पूछा, क्योंकि जितनी अनसर्टेनिटी होती है उस परीक्षा को लेकर जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती जाती है। और आयोग ये नहीं चाहता कि आप पहले से अनुमान करके किसी एक पक्ष को अधिक पढ़ें, किसी एक पक्ष को छोड़ दें। वो आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप पूरा पाठ्यक्रम ठीक से पढ़ें। इसीलिए कभी किसी सेगमेंट से अधिक, कभी किसी सेगमेंट से कम सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन एक आपको यह ध्यान रखना है कि बीते कुछ समय से मुख्य परीक्षा में भी आप देखेंगे तो कला संस्कृति और एंशिएंट कल्चर या एंशिएंट ट्रेंड्स को लेकर सवाल पूछने की प्रवृत्ति बढ़ी है। इसके अलावा इतिहास लेखन की एक जो नई परंपरा, नई का मतलब तुरंत नहीं, बीते कुछ वर्षों से, दशकों से चल रही है, जिसमें इतिहास को नीचे से देखने की कोशिश की जा रही है, यानी निम्न वर्गीय दृष्टि से भी इतिहास को परखने की कोशिश हो रही है। उस परिप्रेक्ष्य में भी और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के भी परिप्रेक्ष्य में इसके अलावा पौराणिक साहित्य, नदियां, इन सब को लेकर भी आप पाएंगे कि सवाल पूछने की प्रकृति बढ़ी है। तो हमें उन सब पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बताता है कि आप परीक्षा में केवल एक सेगमेंट पढ़कर यह न सोचें कि आप प्रारंभिक परीक्षा में सारे प्रश्न हल कर लेंगे। आपको पूरा पाठ्यक्रम पढ़ना चाहिए। अगर इस बार मध्यकालीन भारत से नहीं पूछा गया तो यह इस बात की गारंटी नहीं है कि अगले वर्ष भी मध्यकालीन भारत से नहीं पूछा जाएगा। यह भी हो सकता है कि ट्रेंड उल्टा हो जाए, प्राचीन 0 हो जाए, मध्यकालीन 5 हो जाए, आधुनिक 9 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर किसी हड़बड़ी में न रहें कि एक ही सेगमेंट पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। वह आपसे कह रहा है कि आप पूरा पाठ्यक्रम पढ़िए। एक तो यह है, आपको ये कैटेगराइजेशन केवल ध्यान में रखना है। फिर अलग अलग प्रश्नों की व्याख्या के पहले इस प्रश्न पत्र की कठिनाई को लेकर अगर बात करें कि यह कैसा प्रश्न पत्र है, तो यह अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह अपने स्वरूप में कठिनतम प्रश्नों की श्रेणी में रखा जा सकता है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि यह प्रश्न आसान था तो यह एक सफेद झूठ होगा। फिर मैं अगर आपसे यह कहूं कि आप इसमें 20 में से 17-18 सवाल बना सकते थे तो यह भी गलत बात है। उत्तर देखकर बाद में व्याख्याएं करना बहुत आसान है, लेकिन परीक्षा भवन में उस तनाव दबाव को झेलते हुए प्रश्न ठीक कर पाना यह थोड़ा सा कठिन मामला है। तो प्रश्न कठिनतम श्रेणी के हैं, लेकिन क्या यह इतना कठिन है कि एक भी प्रश्न आसान नहीं है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इन 20 में 5-6 सवाल तो आप पाएंगे वो बिल्कुल आसान है, बेसिक लेवल के हैं। अगर आपने ठीक से भी पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ा है तो उतने सवाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप पाएंगे कुछ प्रश्न ऐसे हैं जहां आप विकल्प के आधार पर ठीक कर लेंगे, और कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो कि इतिहास के तो हैं लेकिन इतिहास के हैं नहीं, वो केवल आपको तर्क शक्ति के आधार पर ठीक करने हैं। अभी मैं चर्चा के दौरान आपसे शेयर करूंगा कि कैसे आपके इतिहास के ज्ञान को टेस्ट नहीं किया गया 3-4 सवालों में। वो आपकी केवल लॉजिकल रीजनिंग देखना चाह रहे हैं कि क्या आपने केवल तथ्यों को याद किया है या किसी समय को समझने की कोशिश की है। अगर आप घटनाओं को उसकी प्रवृत्तियों के साथ समझते हैं तो आपके लिए प्रश्न को हल करना थोड़ा सा आसान होगा, बजाय उसके जिन्होंने
केवल घटनाओं को, तथ्यों को याद करने की कोशिश की है। तो इन सब उलझी उलझी बातों को सार रूप में कहें कि हमारे लिए क्या क्या निष्कर्ष है। तो देखिए, इस परीक्षा के बाद जो निष्कर्ष हम प्राप्त कर सकते हैं, एक तो यह कि परीक्षा प्रणाली आपसे कह रही है कि आप पूरा पाठ्यक्रम पढ़िए। आपको सेलेक्टिव होकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सेलेक्टिव होकर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा फंसेंगे। हो सकता है कि जैसे ही संरचना में बदलाव होगा आप फंस जाएंगे। एक तो ये है। दूसरी, इस परीक्षा की जो दो विशेषताएं मैं आपसे कहूंगा, एक यह कि यह जितने कठिन प्रश्न लग रहे हैं वह कठिनाई किस वजह से बढ़ी है। क्या तथ्यों की वजह से बढ़ी है तो कम बढ़ी है। इस प्रश्नों की कठिनाई बढ़ी है इसकी भाषा को लेकर और इसके विस्तार को लेकर और इसकी जटिलता को लेकर। आपको यह समझना पड़ेगा, जैसे 20 में से तो 10 आप बनाएंगे तो काम आपका चली जाएगा और 10 प्रश्न तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन केवल रटी रटाई पद्धति से नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको क्या संकेत इसमें है? एक संकेत यह है कि आपने देखा होगा कि लंबे लंबे पैराग्राफ में प्रश्न पूछे गए, कई बार स्टेटमेंट दिया गया और कहा जा रहा है कि इन कथनों के आधार पर बताएं कि किन चीजों को लागू किया जा सकता है, किन चीजों को लागू नहीं किया जा सकता है। वो आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि ये सही है कि गलत है, वो आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि जो बताया वो तो सही ही है, आप ये बताओ कि क्या व्याख्या ठीक है कि नहीं। यानी वो आपको फैक्ट खुद बता रहे हैं और उस फैक्ट के आधार पर आपसे विवरण पूछ रहे हैं। तो अब आपको इतना धैर्य पढ़ाई के दौरान रखना पड़ेगा कि आप भाषा को लेकर घबराएं नहीं, कॉम्प्लेक्स वाक्यों को भी समझ पाएं, जटिल अवधारणाओं को भी सरल करने में आप सक्षम हो सके। यह सब तब होगा जब आप अपनी रीडिंग हैबिट थोड़ी सी बढ़ाएंगे। किताबों को पढ़ने की आदत रखिए, कुछ नहीं तो कम से कम एनसीईआरटी ही तथ्य के लिए नहीं पढ़नी है, भाषा के लिए पढ़नी है, सोचने समझने के लिए पढ़नी है। उसके किनारे जो ऐसे सवाल दिए होते हैं, आओ सोचें, तो वो ऐसे हंसी मजाक में तो दिया नहीं है, वो आपसे कहते हैं सोचने, तो थोड़ा सा सोचिए। तो यूपीएससी आपसे कह रही कि देखो घटनाओं को याद करोगे, मैं पूछूंगा ही नहीं, मैं कुछ और पूछूंगा। तो भाषा और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को जानने समझने की का तरीका एक दिन में विकसित नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको अध्ययन अध्यापन प्रणाली में भी अपेक्षित बदलाव करना चाहिए और आप कर ही सकते हैं। जब मेहनत कर ही रहे हैं तो क्या समस्या है। तो एक टेक अवे क्या है, एक सीख यह भी है कि आप थोड़ा सा रीडिंग हैबिट पर बल दीजिए, पढ़िए, भाषा से गुजरिए, भाषा से माथापच्ची करिए। जैसे जैसे आप भाषा की गुत्थी सुलझाते जाएंगे वैसे वैसे इस प्रश्न पत्र की गुत्थी भी आपके लिए खुलती जाएगी, सुलझती जाएगी। तो अपने पढ़ाई के क्रम में इसको ध्यान रखना है। एक तो ये इसके अलावा वो आपसे कह रहे हैं कि देखो, केवल याद करने से मामला नहीं बनेगा, आप अवधारणाओं को ठीक से समझिए, प्रवृत्ति को समझिए। वो आपसे कह रहे हैं कि घटना तो महत्वपूर्ण है ही, घटना को जान लीजिए और उसकी प्रवृत्ति को समझिए। प्रवृत्ति का मतलब है कि अगर कोई घटना हो रही है तो उसी समय क्यों हुई, पहले क्यों नहीं हुई। अगर किसी समय नगरों का उदय हो रहा है, किसी समय सिक्कों का प्रचलन हो रहा है, किसी समय व्यापार बढ़ा है, तो क्या ये सब केवल एकल घटनाएं हैं और उन्हें तथ्य के रूप में याद रखने की आवश्यकता है, या उसे बीते समय की घटनाओं के प्रभाव के रूप में समझने की आवश्यकता है। तो इतिहास को जिस निरंतरता और बदलाव के सामंजस्य के साथ देखने की अकादमिक प्रणाली प्रचलित है,
आपको उस अकादमिक प्रणाली के अनुरूप रहते हुए या उसके अधीन रहते हुए विषय तैयार करना होगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान इस पर देना है कि आप चीजों को रिलेट करने की कोशिश करें, ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करें, केवल उससे एकल घटना के बारे में याद न रखें। जैसे आप कैसे विश्लेषण करते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसका विश्लेषण करते हैं, फिल्म देखते हैं फिल्म का विश्लेषण करते हैं, राजनीति में कोई नेता इधर से उधर चले जाएं तो आप उसका विश्लेषण कर लेते हैं कि क्यों गया होगा, क्यों नहीं गया, यही क्यों गया, वह क्यों नहीं गया, इसी समय क्यों गया, अभी ही क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब विश्लेषण के टूल्स हैं कि आप हो चुकी घटनाओं को केवल एज इट इज याद करने की बजाय उसके आसपास की चीजों से उस घटना को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इतिहास भी जब पढ़ेंगे तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए, और इतिहास क्या, सामाजिक विज्ञान का कोई भी विषय उसी तरह से देखना चाहिए। खैर, तो एक तो यह आपको ध्यान रखना है कि पूरा पाठ्यक्रम तैयार करिए। कठिन प्रश्न जो है वो तथ्यों की वजह से थोड़े से कम कठिन है और भाषा इत्यादि की वजह से थोड़े से अधिक कठिन है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, खास करके कल्चर के लिहाज से। कला एवं संस्कृति में वैसे सवाल खूब पूछे गए जो कि लग रहे हैं कठिन, लेकिन जिनका रूट अभी वर्तमान की समसामयिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहते हुए, थोड़ा सा जागरूक रहते हुए, जो भी घटनाएं घट रही हैं उन सब घटनाओं के प्रति अपनी प्रवृत्ति या अपनी जिज्ञासा बढ़ाइए और उसको जानने की कोशिश करिए कि क्यों ऐसा हुआ, और या उसके आसपास से जुड़ी हुई चीजें क्या है। एक तो यह भी आपसे अपेक्षा की जा रही है, और सबसे अधिक अपेक्षा आपसे यह की जा रही है कि एक धैर्य जो किसी अकादमिक व्यक्ति में होनी चाहिए वह आप विकसित करें। ऐसा ना हो कि आप समस्याओं को देखकर बहुत जल्दी हार मान जाते हो, कठिनाई के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हो। अगर आप कठिनाई के समक्ष तुरंत आत्मसमर्पण करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप गलतियां बहुत अधिक कर देंगे, और जितनी गलतियां आप करेंगे इस तरह के प्रश्न पत्र में आपके लिए राह उतनी ही कठिन होती जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि आप धैर्य से उसे पढ़िए, जो सवाल नहीं आ रहा है उसे छोड़ने का भी विवेक रखिए, जो आ रहा है उसे चुनने का विवेक रखिए। तो अगर आप में सवालों को चुनने और उसे छोड़ने का विवेक आया है तो आप ऐसे प्रश्न पत्र में ठीक ढंग से पेश आ पाएंगे, क्योंकि अगर प्रश्न कठिन है तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ भी कम जाएगा, और इसके पहले कट ऑफ कई बार 75-76 नंबर के आसपास जा चुका है सामान्य श्रेणी में, और अन्य श्रेणियों में आप देखें तो उसी अनुपात में कमी अधिक हो सकता है। तो अगर प्रश्न कठिन है, अगर अभी जो परीक्षा हुई इसमें अगर 110 नंबर कट ऑफ चला जाए, फिर तो ये कहेंगे कि शायद हमारी अपनी पढ़ाई में कुछ कमी रही होगी कि हम ये अनुमान कर पा रहे हैं कि कट ऑफ उतना नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर 35, 40, 42% के आसपास कट ऑफ जा रहा है, इसका मतलब है आपको आधे से भी कम प्रश्न ठीक करने थे। और ये केवल इसी बार की बात नहीं है, पहले की भी परीक्षाओं में आप देखिए इसी के आसपास कट ऑफ रह रहे हैं, कभी 90, 92, कभी 80, 85, कभी 76। तो मामला तो 38 से 45 के बीच ही घूम रहा है। तो इस वर्ष जो प्रश्न पूछे गए और जो पहले भी पूछे जा रहे थे वो एक बड़े स्तर पर समान कठिनाई को ही साझा करते हैं। कुछ स्तरों पर इस बार कठिनाई थोड़ी सी अधिक बढ़ गई, क्योंकि आसान प्रश्नों का जो अनुपात है वह थोड़ा सा कम रहा इस वजह से, और कठिन प्रश्नों का अनुपात थोड़ा सा ज्यादा रहा, इस वजह से यह प्रश्न पत्र अधिक कठिन दिख रहा है। लेकिन कठिन के साथ साथ यह लेंदी भी है और इसे पढ़ना मुश्किल है, भाषाई दिक्कत भी इसमें थोड़ी सी है। खास करके हिंदी में तो आपको पता ही, एक अनुवाद की तो समस्या हमेशा से रही है। तो ये सब है कि इस परीक्षा से हमें क्या क्या सीख मिल सकती है, यह क्या हमें सीखना चाहिए, खास करके उन विद्यार्थियों को जो भी नए हैं, जो
आने वाले वर्षों में इस परीक्षा को अटेम्प्ट करेंगे तो वो ध्यान रखें। तो और अगर क्रिस्प तरीके से कहें तो आपको रेडीमेड सामग्री पर अपनी निर्भरता थोड़ी सी कम करनी चाहिए। जैसे कई बार हमारी ये प्रवृत्ति होती है कि बनी बनाई चीजें मिल गई तो उससे काम चला लिया। उससे कई बार काम चल भी सकता है, उससे कई बार नहीं भी चल सकता है। तो बनी बनाई सामग्री एक सीमा तक आपको मदद करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस सामग्री के साथ थोड़ी सी अपनी मेहनत करनी है। अपनी मेहनत का मतलब ये नहीं कि 10 किताबें पढ़नी है, 20 किताबें पढ़नी है, अलग अलग किताबें पढ़ रहे हैं। केवल एक भी किताब पढ़ें तो बुनियादी रूप से भाषा के साथ आपका सामंजस्य बैठ जाए, तो थोड़ा सा वो करिए। और सोचने समझने की क्षमता जैसे भी आप कर पाए, बोलकर, अपने मन में जिज्ञासा लाकर, किताबें पढ़कर थोड़ा सा उस दिशा में आप बढ़िए, तो मामला उतना कठिन नहीं लगेगा आपको। ठीक है, चलिए। ये समय तब कह रहा हूं कि जब ये सब आसान नहीं है, कठिन तो है ही, लेकिन इस कठिनाई से क्या क्या सीख है उसको लेकर हमने थोड़ी सी चर्चा की। अब एक एक करके देखते हैं कि क्या प्रश्न है, और मैं खास करके उन प्रश्नों की व्याख्या पर अधिक बल दूंगा जहां मैंने आपसे ये कहा कि कुछ तो ऐसे हैं जो अबूझ किस्म के हैं, उसकी व्याख्या अगर आप अभी भी समझेंगे तो अगले वर्ष दूसरे अबूझ किस्म के प्रश्न आ जाएंगे, तो वो तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। मैं उन प्रश्नों की व्याख्या पर अधिक बल दूंगा जो हमें ये बताते हैं कि अगर ऐसा ही प्रश्न फिर से पूछा जाए तो कैसे बिना अतिरिक्त पढ़ाई के उसे ठीक किया जा सकता है। कैसे वो आपसे कह रहे हैं कि भाषा अगर साध लिया तो कुछ प्रश्नों को अतिरिक्त रूप से आप साध पाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न हम लोग जो यहां पहला प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं वह यह है कि ताई अहोम राज्य द्वारा निर्मित और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मिलित मोईदमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? सही है, यानी आपसे एक वाक्य दिया गया और पूछ रहे हैं कि मोईदम के बारे में बताइए कि इनमें से कौन सा वाक्य ठीक है। दरअसल ये चूंकि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है, तो ये करंट अफेयर्स में चर्चा का विषय रहा था। तो अगर आपने करंट अफेयर्स पर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि अहोम क्षेत्र यानी असम इत्यादि के आसपास का इलाका, वहां जो मोईदम है वो क्या है? वो एक बरियल है, यानी शवाधान के केंद्र हैं, जहां जो कुलीन वर्ग होते थे या जो राज परिवार के लोग हैं उन्हें दफनाया जाता था और एक पिरामिड के रूप में उसको आकार दिया जाता था। तो यह है शवाधान के केंद्र। केवल एक ही बेसिक जानकारी आपको चाहिए थी करंट अफेयर्स में, तो इससे सीख ये है कि जो भी यूनेस्को हेरिटेज वगैरह में जाए उसको लेकर थोड़ी सी अपनी जानकारी पुख्ता रखनी है। तो ये सैन्य दुर्ग थे तो ये गलत है। क्या ये रिक्रिएशन सेंटर्स थे, मनोरंजन केंद्र थे? तो ये भी नहीं है। ये राजवंशियों और अभिजात, अभिजात यानी एलीट वर्ग, कुलीन वर्ग के समाधि स्थल हैं, बरियल ग्राउंड है, तो ये ठीक है क्योंकि वहीं उन्हें दफनाया जाता था। और चौथा स्टेटमेंट है वे राजवंशियों और अभिजातों के युद्धाभ्यास केंद्र थे, बैटल ड्रिल सेंटर्स थे। ये भी गलत है क्योंकि वह मूल रूप से क्या है? बरियल ग्राउंड है। तो इसमें जो उत्तर होगा वह क्या होगा? केवल 3। तो यह करंट से जुड़ा हुआ सवाल था, अगर आपको वह पता होता तो आप इस प्रश्न का हल ढूंढ सकते थे। दूसरा सवाल हमारी अभी की परिचर्चा में है कि निम्नलिखित में से कर्नाटक संगीत के किस राग का हिंदुस्तानी संगीत के बिलावल से मेल है? देखिए, यह प्रश्न अगर आप वैसे देखेंगे तो अत्यधिक कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि आमतौर पर आप पढ़ाई में ये तो पढ़ेंगे कि जो शास्त्रीय संगीत है उसका एक स्वरूप है हिंदुस्तानी, जो कि उत्तर भारत में प्रचलन में रहा। एक स्वरूप है कर्नाटक, जो कि दक्षिण भारत में प्रचलन में रहा। लेकिन हर राग के बारे में जानना और हिंदुस्तानी और कर्नाटक राग के बारे में तुलना करके जान पाना
ये बहुत मुश्किल कार्य है, लगभग असंभव है। तो और दूसरा एक बात ध्यान रखना है कि इस वर्ष जितने भी वन लाइनर सवाल हैं हिस्ट्री में वो ज्यादा कठिन है। जो पैराग्राफ में पूछे गए हैं वो अपेक्षाकृत आसान है। तो इससे होता क्या है, एक सामान्य मनोविज्ञान ये कहता है कि ये तो सरल प्रश्न लग रहा है, इसी को अटेम्प्ट करो, और वहीं गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका उत्तर तो वैसे धीर शंकराभरणम होगा, और यह बिलावल राग से मेल खाता है। इसमें शांत और आनंदमयी प्रस्तुति दी जाती है, शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो यह सब जानना तो मुश्किल है, कितने आज यह पूछा, कल को किसी और दो राग की तुलना पूछ देंगे तो कैसे तैयार कर पाएंगे। लेकिन इसका भी एक करंट का एस्पेक्ट रहा था, इस वजह से ऐसा सवाल पूछा गया कि गणतंत्र दिवस पर इस तरह की चर्चाएं हुई थी, तो वहां से यह सवाल बना होगा या वहां से वह प्रेरणा मिली होगी। तो इसका उत्तर तो धीर शंकराभरणम है। इस प्रश्न को क्या ठीक किया जा सकता था, तो मुश्किल सवाल है, इसे ठीक करना थोड़ा सा कठिन होता। केवल तब होता जब आपने करंट में भी देखा होता और उसकी व्याख्या भी पढ़ी होती। नहीं पढ़ी होती तो स्किप कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। एक तरह से कठिनाई के स्तर का सवाल आपको दिखेगा। नेक्स्ट प्रश्न यह है कि हिल्टन यंग कमीशन 1926 द्वारा कृत्रिम रूप से निर्धारित की गई रुपए स्टर्लिंग विनिमय दर को ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस कारण से अंगीकार किया गया था। यानी उन्होंने आपको एक कमीशन का नाम दे दिया, हिल्टन यंग कमीशन, और हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी बताया वो क्यों बताया, क्या उसका पर्पस था। तो इसमें आपको थोड़ा सा इतिहास, थोड़ी सी अर्थव्यवस्था, दोनों की समझ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए हुआ क्या था कि पहले अगर मैं आपसे ये कहूं कि पृष्ठभूमि इसकी क्या थी, तो जब पहला विश्व युद्ध हो गया, विनिमय दर तो आप समझते हैं, विनिमय दर का जो यहां आपसे कहा जा रहा है, विनिमय दर एक्सचेंज रेट, यानी एक मुद्रा का दूसरी मुद्रा की तुलना में क्या वैल्यू है, एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा की तुलना में क्या वैल्यू है। जैसे यहां जो विनिमय दर है वो रुपया और किसके अनुपात में कह रहे हैं, तो स्टर्लिंग के अनुपात में कह रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य था, जैसे आजकल आप डॉलर और रुपए को लेकर खूब देख रहे होंगे कि डॉलर मजबूत हो रहा है। जैसे अगर मान लें $1 आजकल 95 रुपए मान लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है, उसी सेंस में है। तो हुआ क्या था कि पहले विश्व युद्ध के बाद लगातार स्टर्लिंग और रुपए का जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट कर रहा था, कभी कम कभी अधिक हो रहा था। तो इस कम अधिक होने से बाजार में एक तरह का केओस था। लंदन के मनी मार्केट में भी एक तरह की अनिश्चितता थी कि भारत का बाजार या भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह से रिएक्ट करेगी। तो अंग्रेजी सरकार ये चाहती थी कि उसे थोड़ा सा स्टेबल बनाया जाए। इसके अलावा यहाँ जो भारतीय अधिकारी काम करते थे उन्हें रुपए में वेतन मिल रहा है, तो उन्हें यहाँ तो रुपए में वेतन मिलेगा, लेकिन जब वो अपने देश जाएंगे तो अपने देश में वो पाउंड में काम करेंगे। तो कैसे किया जाए कि थोड़ी सी उनकी भी सहायता हो, थोड़ा सा व्यापार वगैरह भी बढ़े। तो इन सब को लेकर हिल्टन यंग कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी। और हिल्टन यंग ने क्या किया, हिल्टन यंग ने आर्टिफिशियली, जैसे अभी तो डॉलर रुपया ये बाजार के नियमों से तय हो रहा है, हिल्टन यंग ने क्या किया, उसने आर्टिफिशियली स्टर्लिंग और रुपए को स्थिर कर दिया, पेग कर दिया, जोड़ दिया, बांध दिया, और रुपए को ओवर वैल्यू कर दिया, यानी उसकी क्षमता को बढ़ा दिया। जैसे पहले 1 रुपए के बराबर 1 शिलिंग 4 पेंस हो रहा था, तो उसको बढ़ाकर वह क्या कर दिया कि अब 6 पेंस के बराबर कर दिया। यानी 1 रुपए में पहले जितना पौंड खरीद सकते थे अब उससे अधिक खरीद सकते हैं।
इसका मतलब क्या हुआ कि रुपए की क्षमता बढ़ गई। जैसे ऐसे समझिए कि अगर अभी 95 रुपए खर्च करके $1 मिल रहा है, तो रुपए मजबूत कब होगा? जब यह 100 हो जाएगा, जब यह 80 होगा। जब यह 80 होगा तो क्या कहेंगे कि रुपए थोड़ा सा मजबूत हुआ, क्योंकि पहले $1 के लिए 95 रुपए खर्च करने पड़ते थे और अब $1 के लिए 80 रुपए ही खर्च करने पड़ेंगे। तो हिल्टन यंग ने क्या सुझाव दिया? इसने कहा कि स्टर्लिंग की तुलना में रुपए को मजबूत बनाइए, और इसने 1 शिलिंग 6 पेंस के बराबर $1 की कीमत कर दी और उसे बांध दिया, स्थिर कर दिया। क्यों ऐसा किया? देखिए, इसकी 2 वजह है। जैसे ही आप ऐसे सोचिए कि अगर मैं आपसे यह कहूं कि कोई व्यक्ति अमेरिका में रह रहा है, ऐसे सोचिए आपके परिवार के कोई लोग हैं वो अमेरिका में रह रहे हैं और आप रह रहे हैं भारत में। अमेरिका में जो व्यक्ति रह रहा है वह अपने घर हर वर्ष $100 भेजता है, या हर महीने $100 भेजता है, क्योंकि वो डॉलर में वहां कमा रहा है तो $100 यहां भेज दिया। अब देखिए स्थिति पहली, देखिए अगर $1 95 रुपए का है और उसने $100 भेजा तो यहां कितने मिल गए? 9500 रुपए मिल गए। दूसरी स्थिति देखिए, वह फिर भी कितना भेज रहा है? वह फिर भी $100 ही भेज रहा है, लेकिन अगर मुद्रा मजबूत हो गई रुपए, और अब रुपए केवल 80 रुपए में ही $1 हो रहा है, तो अब यह अगर $100 भेजेगा तो कितना भेज पाएगा? 8,000 रुपए भेज पाएगा। इसका मतलब यह है कि आप जहां रह रहे हैं वहां की मुद्रा अगर मजबूत होगी तो आप फायदे में रहेंगे, और आप जहां, यानी कि यहां जहां रह रहे हैं कि मतलब अमेरिका, जहां से धन कहीं और जाएगा, तो जहां से धन कहीं और जा रहा है अगर वहां की मुद्रा मजबूत होगी तो हमेशा कमाने वाले के लिए फायदा है, लेकिन यहां की मुद्रा अगर कमजोर हो गई तो क्या होगा? घाटा होगा। ऐसे ही जब अंग्रेज अधिकारी यहां धन कमाते थे, मान लेते हैं 500 रुपए उन्हें वेतन मिल रहा है, तो अगर रुपए कमजोर है तो जब वो इंग्लैंड जाएंगे तो उस 500 रुपए में उन्हें कम पाउंड मिल पाएगा, और अगर रुपए मजबूत है तो उसी कम रुपए से उन्हें अधिक पाउंड मिल पाएगा, तो इंग्लैंड में उनकी क्रय क्षमता क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो प्रेषण जो पहला इसमें वाक्य है, प्रेषित धन, रेमिटेंस जिसे कहते हैं। रेमिटेंस के कई माध्यम थे, जिसमें एक होम चार्जेस भी है, जिसमें लोगों को वेतन, पेंशन इत्यादि दिया जा रहा है। तो हिल्टन यंग के सामने 2 चुनौती थी। एक यह भी कि भारतीय बाजार की साख बनाएं, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत अधिक हो रहा है। तो साख बनने का मतलब यह है कि जो लोग उधार दे रहे हैं वो आप पर भरोसा करेंगे कि आप आसानी से उसे रिपे कर पाएं, और यहां से जो धन इंग्लैंड भेजा जा रहा है उस धन की वैल्यू बनी रहे। तो मूल उद्देश्य तो उसका यही था कि भारत से प्रेषित धन के प्रवाह में यानी रेमिटेंस बढ़े और भारत की ऋण पात्रता को बनाए रखें। क्यों ऐसा होगा? जैसे यही आप समझिए कि अगर रुपए मजबूत होगा तो उससे क्या फायदा होगा। जैसे मान लेते हैं कि पहले 20 रुपए में 1 पाउंड होता था, मान लेते हैं उदाहरण के लिए, तो बाद में हो गया 10 रुपए में 1 पाउंड। तो इनमें से मुद्रा मजबूत कब हुई? जब 10 रुपए में है, क्योंकि अब 10 रुपए में ही कितना पाउंड खरीद सकते हैं? 1 पाउंड खरीद सकते हैं। पहले उसके लिए 20 रुपए खर्च करने पड़ते। अब आप सोचिए कि अगर किसी अधिकारी का वेतन हो भारत में 100 रुपए, क्योंकि यहां तो वो रुपए में वेतन ले रहे हैं, तो अगर उनका वेतन है 100 रुपए, तो यहां से अगर जो भी बचा के, मान लेते हैं पूरा का पूरा बचा लिया और उन्होंने इंग्लैंड भेजा, तो अगर रुपए कमजोर है
और वो 100 रुपए भेजेंगे तो वहां कितने पाउंड उन्हें मिल पाएंगे? केवल 5 पाउंड। लेकिन अगर रुपए मजबूत हो गया और ये 100 रुपए वहां भेजेंगे तो अब 100 रुपए कितने पाउंड के बराबर हो जाएगा? 10 पाउंड के बराबर। तो निश्चित रूप से भारत से प्रेषित धन के प्रवाह में क्या होगी? सहायता होगी, क्योंकि इनका वेतन तो नहीं बढ़ा लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ गई। वैल्यू क्यों बढ़ी? क्योंकि एक्सचेंज रेट को आर्टिफिशियली चेंज कर दिया गया। तो ये थोड़ा सा अर्थशास्त्र, थोड़ा सा इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न था। तो बाकी तो वैसे ही गलत है। अंग्रेज भारतीय आयातकों को समर्थन तो क्या ही देंगे। कपास उपज के निर्यात को बढ़ावा, यहां से तैयार उत्पाद को भी वो कभी बढ़ाने की कोशिश नहीं करते थे। और मुद्रा अगर मजबूत होगी तो वो होगा भी नहीं, ये भी इसमें नहीं है। तो जो सही उत्तर है वह क्या है कि रेमिटेंस बढ़ाना और क्रेडिट वर्दीनेस, कि जब मुद्रा मजबूत होगी तो जाहिर सी बात है ब्याज चुकाना भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा और साख भी बढ़ेगी। तो इसका सही उत्तर है ए। तो ये आपसे थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के आधार पर प्रश्न पूछा गया था। अगर आप मुद्रा इत्यादि के बारे में जानते होंगे और हिल्टन यंग के बारे में थोड़ा सा आपको पता होगा कि इन्होंने कैसे किया, जब आप आरबीआई वगैरह पढ़ते होंगे कि आरबीआई का गठन कैसे हुआ, किस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, तो उसमें आप हिल्टन यंग वगैरह पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए एक सूचना है कि अगर आप कोई ऐसा मन बना रहे हो कि किसी कोर्स इत्यादि में आप शामिल होना चाहते हैं तो ये नंबर है, आप नंबर पर कॉल कर लीजिएगा और जो अपेक्षित जानकारी है वो आपको वहां से मिलेगी और अपने हिसाब से देख लीजिए कि किस तरह से इसमें आपको कुछ रियायतें या कुछ छूट मिल पा रहा है। इसके अलावा एक प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न ऐसा है जिसमें अगर आप वैसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो सवाल ही नहीं, मैंने पहले कभी पढ़ा, ये तो फैक्ट्स इतने अधिक हैं, जबकि इसमें आपसे फैक्ट पूछा ही नहीं गया। ये आपसे केवल तर्क शक्ति पूछ रहे हैं। देखिए कथन क्या है, पाली ग्रंथों में कहापन, निखा, कंस और काकनिका जैसे सिक्कों के प्रथम स्पष्ट संदर्भ समाविष्ट हैं। एक तो वाक्य बहुत कठिन है, फिर आपने देखा होगा कि न तो पाली ग्रंथ मुझे पता है न तो ये सिक्के पता है। अब दूसरा पढ़िए, पाली ग्रंथों से प्राप्त साहित्यिक साक्ष्य की पुष्टि अनेक स्थलों से प्राप्त आहत सिक्कों के पुरातात्विक प्रमाण द्वारा होती है। इन सिक्कों में से अधिकांश चांदी से बने हैं। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किनसे संबंध है? यानी इसे जानने की आवश्यकता ही नहीं है, वो आपको बता रहे हैं कि पाली ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि इसके आधार पर बताइए कि ये दोनों वाक्य कितने उससे रिलेटेड हैं। तो पहले में आपसे क्या कह रहे हैं? पहले में कह रहे हैं कि सिक्कों के प्रथम स्पष्ट संदर्भ हैं, कि पाली ग्रंथ में पहली बार बताया गया कि सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया। दूसरा आपसे कह रहे हैं कि ये सब पंचमार्ग सिक्के हैं, आहत सिक्के हैं जो कि चांदी से बने हैं और ये सब घटना 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के आसपास की है। और अब आपसे कह रहे हैं कि बताइए क्या शहरी जीवन के उद्भव से इसका संबंध है? क्या इसका संदर्भ है कि अब मुद्रा अर्थव्यवस्था की ओर ट्रांजिशन हो रहा है वस्तु विनिमय से? दोनों ही बातें ठीक हैं। कैसे ही दोनों बातें ठीक हैं? तो अगर आप ध्यान करें कि भारत में जो द्वितीय नगरीकरण का समय है 6ठी सदी ईसा पूर्व, उसके क्या क्या लक्षण हैं? उसके यही तो लक्षण हैं कि मुद्रा व्यवस्था अस्तित्व में आई, शहर बने, व्यापार बढ़ रहा है, तो व्यापार में वृद्धि, मुद्रा का चलन में आना, ये सब इस बात के संकेत हैं कि शहरीकरण या नगरीकरण की चीजें धीरे धीरे अस्तित्व में आ रही हैं। इसलिए क्योंकि जब अर्थव्यवस्था जटिल हो जाएगी, सरल नहीं रह जाएगी, तब केवल वस्तु विनिमय से काम नहीं चलेगा। जो वस्तु आप किसी और को देना चाह रहे हैं उन्हें उस वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है, तो ऐसे में बाजार चलेगा कैसे? तो जब बाजार बढ़ता है, अलग अलग क्षेत्रों तक लोगों की पहुंच बनती है, तो आप 6ठी सदी ईसा पूर्व के ट्रेंड्स को जानते हैं कि वहीं से धीरे धीरे द्वितीय नगरीकरण हुआ और मुद्रा की व्यवस्था तो वहीं से प्रारंभ ही हुई, भारतीय संदर्भ में जिसे आहत मुद्रा कहते हैं। तो अगर वह भी आपको ध्यान हो तो भी आप ये अनुमान कर सकते हैं कि शहरी जीवन का भी उद्भव हो रहा है
और अब मुद्रा अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण हो रहा है। साफ साफ ये कह रहे हैं कि वस्तु विनिमय से मामला कहां जा रहा है, सिक्के की ओर जा रहा है। तो इसमें उत्तर तो दोनों ही ठीक है, और इसमें अगर आपको तथ्य नहीं भी पता होते तो भी आप कह सकते थे इसकी व्याख्या के आधार पर। ऐसे ही आपसे एक प्रश्न है कि इनमें से किन मंदिरों में नागर शैली के शिखर हैं। तो देखिए, आमतौर पर आप मंदिर निर्माण की शैली पढ़ते हैं कि नागर शैली है, द्रविड़ शैली है, बेसर शैली है, और फिर आपको पता है कि उत्तर भारत में नागर, दक्षिण भारत में द्रविड़, और बीच के हिस्से में जिसमें ज्यादातर दक्षिण या दक्कन का क्षेत्र है वहां बेसर शैली है। नागर में अलग तरह के शिखर बन रहे हैं, द्रविड़ में अलग तरह के, नागर में रेखीय शिखर बन रहे हैं और द्रविड़ में पिरामिड नुमा बन रहे हैं, और बेसर में आपको पता है कि मिली जुली संरचना दोनों में पाई जाती है। अब इस प्रश्न में आप एक तो आसानी से चुन सकते हैं, वह क्या है, दशावतार मंदिर, जो कि नागर शैली के प्रारंभिक जो संपूर्ण विशेषताओं वाले मंदिर में से एक है। तो एक तो आप ये कह देंगे कि चलिए नागर शैली में बना है दशावतार मंदिर। तो जहां जहां 3 आपको दिखेगा वो ठीक है, तो 3 तो कई में है, केवल एक ही इसमें कट पाएगा। इसके अलावा ये तीनों जो पट्टदकल, ऐहोल और बादामी में है, अगर विरूपाक्ष, हम्पी इत्यादि का होता तो थोड़ा सा अनुमान कर भी सकते थे कि चलिए ये द्रविड़ शैली में होगा, लेकिन ये भी पट्टदकल के बारे में पूछ दिया जो कि बेसर शैली में है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल तो है ही, और ये आप तब ठीक कर पाते जब आपको इसके बारे में जानकारी होती कि इनमें से कौन सा मंदिर ऐसा है जहां आपको दिखता है नागर शैली में। तो ये है बेसर शैली का, लेकिन उची मल्लीगुड़ी मंदिर में आप पाएंगे कि वहां भी नागर शैली, नागर स्टाइल में शिखर बने हुए हैं। तो जिसमें 2 और 3 है वह उत्तर इसका ठीक होगा। तो इसमें आप एकाध विकल्प तो चुन सकते थे, अलग कर सकते थे। इसके अलावा आपको थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा लक भी था अगर आप इसको अटेम्प्ट करते, या अगर आपने वैसे मंदिर देखते समय। तो इससे केवल इतना संकेत है कि आप कम से कम मंदिर एक बार देख लीजिए। जब आप मंदिर निर्माण शैली पढ़ें तो कुछ प्रमुख 5-10 मंदिरों को देखें, जिससे सबको देखने की आवश्यकता नहीं है, 5-10 देखकर इतना ध्यान रख पाएं कि ये किस शैली में है, ताकि आप एलिमिनेट तो कर पाएं। तो ये भी है तो एक तरह से कठिन सवाल ही। जैन धर्म में मान्यता प्राप्त जीवन के अस्तित्व के 4 मुख्य रूपों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए, इसका उत्तर तो होगा यक्ष, लेकिन इसका मतलब यह है कि जैन धर्म में जो पुनर्जन्म इत्यादि की अवधारणा आई, तो उसमें कहा गया कि मनुष्य 4 गतियों में भ्रमणशील रहता है, भटकता रहता है, आता जाता रहता है। हम जैसा कर्म करते हैं हमें उस तरह का जीवन प्राप्त होता है। और उसमें 4 तरह की अवस्थाएं बताई गई, 4 तरह की गतियां बताई गई, जिसमें एक गति कही गई कि अगर आप बहुत अच्छा कर्म करते हैं तो आपको देव जीवन मिलेगा, और अच्छा कर्म आपका है तो आपको मानव जीवन मिलेगा। यानी अच्छे कर्मों को पर मिलने वाली गति कौन सी है, देव गति और मनुष्य गति। लेकिन अगर खराब कर्म है तो उसके लिए कहा गया कि नरकी गति है और तिर्यंच गति है। इसका मतलब यह है कि जब पुनर्जन्म होगा तो कोई न कोई जीवन तो मिलेगा ही। ये कैसे तय हो रहा है कि कौन देवताओं जैसा जीवन जिएगा, कौन मनुष्य जैसा, कौन पशु पक्षियों जैसा, कौन जो है कीड़े मकोड़े जैसा, और फिर कौन एक कोशिकीय जीव की तरह का जीवन जिएगा। तो जैन परंपरा में कहा गया कि अगर आपको मोक्ष मिल गया, निर्वाण प्राप्त हो गई, फिर तो आप जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया है और कर्म फल शेष रह जा रहा है, तो जब तक कर्म फल शेष रहेगा, तो अगर पुनर्जन्म होगा तो गति के, कर्म के हिसाब से गति मिलेगी। तो उसमें जो 4 गतियां बताई गई हैं उसमें यक्ष नहीं है, बल्कि एक गति है नरकी, कि देव गति, मानव गति, नरकी गति और तिर्यंच गति, यानी उस तरह का जीवन आपको उसमें दिखेगा। तो इसे भी कठिन सवाल की ही श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो आप कह सकते हैं कि सारे सवाल तो कठिन ही है,
तो सारे तो कठिन नहीं है, लेकिन हाँ आधे सवाल तो आपको वैसे दिखेंगे ही, आधे के ही नजदीक आप पहुंच पाएंगे और आधे के ही नजदीक पहुंच जाना ही ठीक है, उससे अधिक की आवश्यकता भी नहीं है। अब एक सवाल है कि बाघ गुफाओं में विद्यमान हलिसा लसित चित्र क्या प्रदर्शित करता है। देखिए, यह प्रश्न भी आप देखें और घबराएं कि यह तो आपने पढ़ा ही नहीं है, घबराहट बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर कुछ तर्क पद्धति आप लगाएंगे तो ये आसान प्रश्न की श्रेणी में। आसान मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि देखते ही आपने क्या करे ये तो बी होगा, सी होगा, डी होगा, ऐसा नहीं। इसमें दो तीन चीज अगर आप ध्यान रखें कि अगर आपको इसमें हल्लिसा नहीं पता तो लस्य या लास्य तो आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, बाघ गुफाओं की विशेषता ध्यान रखनी चाहिए। बाघ गुफाओं में मिलने वाले चित्र की क्या विशेषताएं हैं? दो विशेषताएं प्रमुख हैं। एक, अजंता के विपरीत यहां लौकिक जीवन के दृश्य बहुत अधिक हैं। लौकिक जीवन का मतलब है जो कि उस समय के जीवन में इहलोक में घट रहा है, तो धर्म का प्रभाव यहां थोड़ा सा कम है, लौकिक जीवन का प्रभाव यहां बहुत अधिक है। तो एक आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि लौकिक जीवन पर यहां बल दिया गया है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि धर्म में भी जातक कथाओं के आधार पर बुद्ध के जीवन को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। तो बौद्ध धर्म को लेकर आप पाएंगे कि यहां अधिक चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो इस आधार पर भी अगर एलिमिनेट करें, और दूसरा अगर आप नृत्य में ध्यान रखें कि एक तांडव नृत्य था, एक लास्य नृत्य था, तो जो भगवान शिव ने तांडव पेश किया और जो देवी पार्वती जी के द्वारा लास्य नृत्य की परंपरा शुरू की गई, तो यह लास्य में आनंद का भाव है, आनंद उसमें भी है लेकिन लास्य में आनंद है, सौंदर्य है, सुंदरता है। तो इससे भी आप एक अनुमान कर सकते हैं, बाघ गुफाओं की विशेषताओं से भी अनुमान कर सकते हैं। तो जब यहाँ अधिक केवल बौद्ध धर्म का ही है तो जाहिर सी बात है कि जो हिंदू धर्म से संबंधित चित्रण है उनके ठीक होने की संभावना नहीं के बराबर है। चिंतनशील मुद्रा में बुद्ध भी हो सकते थे, आनंदमय लोक नृत्य भी हो सकता था, दोनों ही विकल्प ठीक हो सकते थे क्योंकि बौद्ध धर्म की उपस्थिति तो है ही। लेकिन चूंकि लास्य का एक साधारण मतलब भी है कि सौंदर्य, सुंदरता और सामान्य जीवन से जुड़े हुए पक्ष, तो इस वजह से भी इसका उत्तर क्या होगा, एक आनंदमय लोक नृत्य है। तो यहां भी वो आपसे यह कोशिश कर रहे हैं कि आप थोड़ी सी उसकी व्याख्या समझें। यह जो सवाल है, देखिए, ये कठिनतम सवाल की श्रेणी में है, क्योंकि अगर आपको प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं पता, जो कि आमतौर पर नहीं ही पता, क्योंकि ऐसी चर्चा नहीं हो पाती है, बहुत गहरे तरह के सवाल पूछ दिए गए, तो ये सब वैसे सवाल हैं जो कि हर वर्ष कुछ न कुछ आपसे पूछेंगे ही। ये जैसे भारत में गणित के विकास के साथ शुरू हुआ कि किस स्थान पर कोई अंक है तो उसे कैसे कहेंगे, जैसे सैकड़ा क्यों कह रहे हैं, हजार क्यों कह रहे हैं, लाख क्यों कह रहे हैं, तो उसके प्लेस के हिसाब से तय हो रहा है। तो उसी के संदर्भ में ये सारे कथन थे जो कि सब ठीक कथन है। तो ये सब वैसे सवाल है जो कि इस लिहाज से पूछे जाते हैं कि आपको वह प्रश्न अटेम्प्ट करवाएं और आप उसे गलत करने की तरफ जाएं, तो ऐसे सवाल नहीं आप हल करें तो ठीक है। तो ये एक प्लेस वैल्यू सिस्टम के आधार पर पूछा गया और उसमें 3 सूचनाएं आपको दी गई है कि किस तरह से ये आगे बढ़े। ये आपके लिए एक सूचना है, आप इसकी डिटेल पढ़ लीजिएगा और अपने हिसाब से जो आपके लिए उपयोगी है उसे देख लीजिएगा। अब देखिए, एक सवाल ये है, इसमें भी इतने स्टेटमेंट है, ये भी पढ़ के लगेगा कठिन, लेकिन ये इतिहास का सवाल ही नहीं है, ये सीसेट का सवाल है, रीजनिंग का सवाल है। वही मैं आपसे कह रहा था शुरू में कि आपसे यह अपेक्षा की जा रही है कि आप तर्क शक्ति के आधार पर बताइए सही है कि गलत। पहले आपको डराने के लिए इतना बड़ा लिख दिया, कह रहे हैं कि हड़प्पा नगरों में पुरातात्विक खोजों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। घरों में तकली की प्रचुर उपलब्धता है किंतु चरखे अनुपलब्ध हैं। अशांकित बाट और मापन पैमानों की खोज हुई। अपेक्षाकृत रूप से विस्तृत प्रांगण के चारों ओर अधिकतर पकी हुई ईंटों से निर्मित घर मिले हैं जिनके अपने कुएं हैं।
स्नान करने के चबूतरे हैं और बड़े कमरे हैं। हमें ये जानना ही नहीं है कि सही है या गलत है, वो तो कह ही रहे हैं कि ये हमने सही ही आपको बताया है, मान लीजिए। उसके बाद कह रहे हैं कि उन कथनों के आधार पर बताइए कि कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो कह रहे कथन एक संकेत करता है कि कताई घर पर किया जाने वाला एक श्रम साध्य कार्य था। तो जाहिर सी बात है, जब घर में तकली मिला है और चरखा नहीं मिला, तो चरखा नहीं मिला तो चरखे से थोड़ा सा आसान होता बुनाई करना, तकली से थोड़ा सा कठिन है। तो लेकिन कताई तो हो ही रही है, तो कताई घर पर भी किया जाता था और श्रम साध्य कार्य भी है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है, तो बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा कह रहे हैं कि बाट और पैमाना मिला है, यह वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार की ओर संकेत करता है। एकदम ठीक बात है, ज्ञान विज्ञान को दिखाता ही है कि आप हड़प्पा में पढ़ते ही है इसे, कि कैसे हड़प्पा क्या पूरे प्राचीन भारत में जब आप विज्ञान का विकास देखते हैं तो उसमें हड़प्पा की ये चीजें तो आएंगी ही। तो ये भी ठीक है कि इससे पता चलता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट था। तीसरा कह रहा है कि घर मिलना, घर में कुआं मिलना, स्नान करने का चबूतरा मिलना, ये सब साझी संपत्ति व्यवस्था के लक्षण हैं। कैसे साझी संपत्ति हो जाएगी? जैसे आपके घर में आपने अच्छा सा घर बनाया, उसमें आपने बाथरूम बनाया, आप और धनी हैं, आप स्विमिंग पूल बना लिया आपने, तो वो स्विमिंग पूल सबका थोड़ी हो गया, वो तो उसी का रहेगा जिसका है। तो यहां साझी संपत्ति का सवाल ही नहीं है। ये सब तो उस समय के उन्नत जीवन को दिखाता है कि लोगों के घर में इतनी सारी सुविधाएं थी और वो अपने हिसाब से जीवन जी रहे थे। तो ये सब साझी संपत्ति के नहीं, ये सब तो व्यक्तिगत संपत्ति के हैं। आप पढ़ते ही हैं कि हड़प्पा में घर मिले, 1 मंजिला घर है, 2 मंजिला घर है, हर घरों में ऐसी विशेषताएं हैं। तो ये सब निजी जीवन के लक्षण है, ना कि साझा जीवन के। तो तीसरा तो गलत हो गया, तो बच गया केवल एक ही, 1 और 2, तो ये दोनों सही है। इस प्रश्न में भी आप पाएंगे आपसे एकदम नहीं पूछा है ज्ञान, आपसे केवल क्या कहा, रीजनिंग से बताइए। पाली ग्रंथ में भी रीजनिंग पूछा, इसमें भी रीजनिंग पूछा, केवल धैर्य से उसे पढ़ना था तो आप ऐसे सवाल ठीक कर सकते थे। लेकिन आमतौर पर चूंकि हमारा पढ़ने का अभ्यास रहता नहीं है, तो हम बड़े प्रश्न देखकर डरते हैं और जो आसान प्रश्न होता है उसे सोचते हैं, जो एक वाक्य में लिखा होता है उसे सोचते हैं आसान है, जबकि ऐसा है नहीं। ये भी एक तरह से आसान प्रश्न की ही श्रेणी में है। आपसे एका आंदोलन और बारदोली सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है। इसमें अगर आप एक भी किसी को जानेंगे तो भी कर सकते हैं, अगर आपको बारदोली भी पता है तो भी आप ठीक कर लेंगे। कहा गया ये दोनों पता है तो और अच्छी बात है। जैसे कहा गया कि बारदोली सौराष्ट्र में हुआ तो सूरत में हुआ, एका वाराणसी में हुआ मिर्जापुर में, तो ये सीतापुर हरदोई में हो रहा था, तो ये तो वैसे ही गलत है। फिर कहा गया बारदोली सत्याग्रह भू राजस्व की वृद्धि के लिए, तो अगर आपको पता है तो ये ठीक ही है, इसी को लेकर लगातार विद्रोह हो ही रहा था, कभी 30 बढ़ा रहे हैं, 26 बढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई इतना टैक्स मत बढ़ाओ, और बाद में 6.03% के आसपास सहमति बनेगी। तो यहाँ भू राजस्व की वृद्धि को लेकर ही है, और यहाँ लगान, चूंकि जमींदार जो तालुकदार इत्यादि हैं वो अधिक रेंट उनसे वसूल रहे हैं तो उसका विरोध कर रहे हैं। अगर आप दोनों में कंफ्यूज भी हो तो एक एक आंदोलन से विशेषता देख लीजिए। बारदोली भूमिहीन श्रमिकों का आंदोलन था, गलत है, क्योंकि ये किसानों का आंदोलन है तो भूमिहीन होगा कहां। तो ये भी आपको पता चल गया गलत है कि सूरत में हुआ है न कि सौराष्ट्र में। ये भी आपको पता है कि भूमिहीन द्वारा नहीं हुआ। यहां आपको पता है कि भू राजस्व से है, तो आप कम से कम ठीक करने की स्थिति में है। फिर कहा गया कि एक आंदोलन आद्योपांत, आमतौर पर आप पाएंगे जो बहुत रिजिड स्टेटमेंट होते हैं उसके गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है, कि केवल इनके ही द्वारा, हमेशा ऐसी संभावना रहती है ज्यादातर मौकों पर। तो यहां भी आपको एक लॉजिकल रीजनेबल डाउट क्रिएट होना चाहिए था कि क्या आद्योपांत कांग्रेस द्वारा समर्थित है या नहीं। तो आपको पता ही है कि मदारी पासी नेता हुए और बाद में उन्होंने इसका विरोध किया, तो ये कथन भी गलत ही है। तो जो सही है वह कौन सा है, तीसरा है। तो ये आसान तरह के प्रश्नों में ही आप इसे शामिल करिए, क्योंकि इसमें जो मुख्य अपेक्षा की गई है वह यह कि आप थोड़ी सी तथ्यात्मक जानकारी जानते हैं
तो दो घटनाओं को रिलेट कर दिया कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो पाए। ऐसे ही सवाल इस बार थे ही कि किसी को पानी पिला दे, तो ऐसे कठिन सवालों में तो जाहिर सी बात है। नेक्स्ट सवाल यह है कि ऋग्वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहां भी आपसे पूछ नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कूपों यानी कुओं से की जाने वाली सिंचाई ने कृषि को प्लावनीय मैदानों और नदी किनारों की पट्टियों से दूर वर्तमान पंजाब और हरियाणा के मैदानों में विस्तृत होने का अवसर दिया, जहां भूमिगत जल स्तर सतह के पर्याप्त समीप था। यानी आपसे कह रहे हैं कि केवल वर्षा पर आधारित खेती ही नहीं हो रही थी, वहां के लोग अब धीरे धीरे कूपों से भी सिंचाई करने लगे, कुओं से भी। और जब कुओं से सिंचाई करने लगे तो केवल वैसे मैदानों पर जहां की प्लावनीय है, यानी जहां नदी का जल आसानी से उपलब्ध है, केवल वहीं तक खेती नहीं हो रही है, दूर दराज तक भी जा पा रहे हैं। क्यों जा पा रहे हैं? क्योंकि वहां का जल स्तर, भूमिगत जल स्तर बहुत नजदीक है, तो कुआं बनाएंगे तो तुरंत पानी मिल जाएगा, और कुआं बनाया, पानी मिल गया तो सिंचाई कर सकते हैं। एक तो यह बताया। दूसरा आपसे कह रहे हैं कूपों से पानी निकालने के लिए भारवाही पशु शक्ति का प्रयोग किया गया। वो आपसे कह रहे हैं, पूछ नहीं रहे। और जाहिर सी बात है कि अगर कुआं बनाया तो कुएं से पानी ले जाएंगे खेत, तो ले तो जाना ही पड़ेगा, अपने आप थोड़ी जाएगा पानी। तो ले जाने के लिए क्या करते थे? तो भारवाही पशु का प्रयोग करते थे। तो ये दोनों कथन ठीक हैं, वो कह ही रहे। अब आपसे कह रहे हैं कि ऊपर निम्नलिखित में से कौन सी सूचना उपर्युक्त कथनों का समर्थन करती है। पहला है, ऋग्वेद में पानी निकालने के लिए अश्म चक्र, आहाव, और बताया है कि आहाव क्या है, के उपयोग के साक्ष्य हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो आप ये अनुमान तो करेंगे ही। देखिए, गलत भी हो सकता था, हो सकता था कि वो अश्म चक्र गलत लिख देते, कोई और चक्र होता तो प्रश्न गलत भी हो सकता था। लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे कि जब कुएं से जल को कहीं ले जाया जाएगा तो कुएं से तो पानी खींचेंगे ना, और पानी खींचेंगे तो कोई ना कोई पद्धति होनी चाहिए, कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। तो वह तरीका क्या था? तो अश्म चक्र से ऐसा करते हैं। और देखिए, आप पाएंगे कि यूपीएससी कुछ सेगमेंट आपको बार बार कह रही है कि एनसीएंट में पूछूंगा क्या। एक सिंचाई से आप देखेंगे हर वर्ष सवाल आ रहे हैं, सिंचाई से, कृषि से। तो वो कह रहे हैं कि अब हर समय की सिंचाई के बारे में पढ़िए, कभी ऋग्वेद के बारे में, कभी हर्षवर्धन के काल के बारे में, कभी किसी और समय के बारे में। तो उन चीजों को भी थोड़ा सा देखिए। ऐसे ही बौद्ध जैन के बारे में भी वो आपसे कह रहे हैं कि हम आपसे वैसे सवाल पूछ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब पानी को प्राप्त करना है तो उसके लिए यंत्र निकालेंगे, तो ये तो ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि ऋग्वेद में पर्श, कुलिश या कुल्हाड़ी और श्रेणी यानी हंसिया जैसे उपकरणों के उपयोग का उल्लेख मिलता है। मिलता हो चाहे न मिलता हो, इस कथन से क्या लेना देना है? यहां तो केवल सिंचाई की बात हो रही है, तो ये तो एब्सर्ड स्टेटमेंट है। इसका उपर्युक्त सूचनाओं से कोई संबंध नहीं है। कि युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध तो लड़ते रहते थे, युद्ध में उपयोग करते हैं वो अलग बात है। सिंचाई में कुल्हाड़ी का कोई उपयोग नहीं है, सिंचाई में हसिया का कोई उपयोग नहीं है। तो दूसरा कथन तो वैसे ही गलत हो गया। तो आप देखिए, जहां जहां दो है उसे गलत कर दीजिए। तो बच गया केवल 3 और 1 और 3। एक आपने पहले ही कहा कि ठीक है, तो 1 और 3 ही उत्तर क्या होगा? सही होगा। तो विकल्प के भी आधार पर कई बार आप कर सकते हैं। और तीसरा कथन है, ऋग्वेद से पहले भी भूमि को जोतने और गाड़ियों को खींचने के लिए बैल के उपयोग का इतिहास मिलता है। अब हालांकि ये स्टेटमेंट भी आप पाएंगे जुड़ता नहीं है सीधे सीधे, कि अगर हड़प्पा अगर ऋग्वेद के पहले था तो क्या, हमें तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आप तो ये कह रहे हैं कि ऋग्वेद से बताइए कि उसके काल के बारे में, लेकिन कोई विकल्प है नहीं जहां की केवल एक हो। तो इस स्थिति में से 1 और 3 कहा जा सकता है। तो यह सवाल भी थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी तर्क शक्ति पर आधारित था।
फिर आपसे यह एक सवाल पूछा गया जो कि आधुनिक समय में यानी बीते कुछ वर्षों से जो एक कुछ खास तरह के विवाद हैं उस पर बहुत गौर से आप पढ़िएगा। जैसे आर्य प्रश्न को लेकर विवाद है, सरस्वती नदी को लेकर विवाद है, भारत के मूल नाम को लेकर एक तरह की चर्चा चल गई कि हिंदुस्तान है, भारत है, इंडिया है, आदि आदि। वैसे ही एक नदी को लेकर भी बहुत विवाद है। इतिहासकारों में रहा, एक खास तरह के इतिहासकार उस नदी का अस्तित्व ही नहीं मानते थे, लेकिन कई दूसरे वर्ग के इतिहासकार उस नदी के अस्तित्व को मानते भी हैं, प्रमाणित भी करते हैं। उसी से जुड़ा हुआ यह सवाल है और वह नदी है सरस्वती नदी, जिसकी पहचान आजकल घग्घर हकरा नदी के रूप में की गई है। और उसी नदी से जिसके पहले जो सहायक नदी या उसके आसपास की जो नदियां थी, तो कहा गया कि उसके पश्चिम में सतलज इत्यादि नदी थी, पूर्व में यमुना इत्यादि नदी थी और बीच में वह सरस्वती नदी का अस्तित्व था, जो कि पहले लोग मानते नहीं थे। बाद में उसकी पहचान की गई तो उस पर खूब अधिक शोध होने लगे। और फिर जो आप हड़प्पा और वैदिक में एक विवाद देखते हैं कि क्या दोनों सभ्यताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, एक तो यह भी, और दूसरा हड़प्पा के पतन में, जैसे हड़प्पा का एक नाम तो हड़प्पा सभ्यता है, अब तो उसे सरस्वती सभ्यता भी कह रहे हैं क्योंकि घग्घर हकरा नदी के आसपास भी खूब स्थल मिले हैं। तो वह कैसे अंत हुआ, तो उसमें एक थ्योरी यह भी है कि सरस्वती नदी ने मार्ग बदला, टेक्टोनिक की स्थिति आई और उससे फिर नदी का जलमार्ग बदला, नदी सूखने लगी और कई तरह के वहां सभ्यताजनक परिवर्तन हुए। तो ये सरस्वती नदी से जुड़ा हुआ सवाल था, जो कि रिसेंट समय में आप पाएंगे बहुत अधिक चर्चा में रहा और इसको लेकर खूब बातें होती हैं। वैसे इतिहास में अगर आप वैकल्पिक विषय वगैरह देखते होंगे तो यह वैसे भी जो नई तरह की इतिहास अध्ययन की प्रणाली है, अब आयोग कह रहा है कि थोड़ा थोड़ा उस पर ध्यान रखिए। आर्य प्रश्न को वैसे मत छोड़ दीजिए परंपरागत तरीके से, अब आप उसको जानिए क्या विवाद था। वैसे ही सरस्वती नदी को लेकर जानिए, वैसे ही पौराणिक ग्रंथों को लेकर भी वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो एक संकेत दे रहे हैं कि अपनी पढ़ाई में संस्कृति के तत्वों को किस तरह से आत्मसात करना है। तो आपसे कहा कि प्लिस्टोसीन काल में या तो यमुना कभी सिंधु में प्रवाहित होती थी या फिर सतलज यमुना में प्रवाहित होती थी, तथा इनमें से किसी एक की प्रमुख सहायक नदी या तो गंगा से सिंधु में अथवा इसके विपरीत स्थानांतरित हुई थी। केवल वाक्य कॉम्प्लेक्स है, साधारण मतलब इसका आपको सरस्वती के ओरिजिन से ही पूछा गया, उसी के संदर्भ में पूछा गया और कथन दिया गया। कह रहे हैं कि ऐसा किस आधार पर कहा गया, तो देखिए आप ऋग्वेद का नदी सूक्त तो पढ़ते ही हैं, लेकिन इस नदी सूक्त में नदियों के सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताया गया है। सरस्वती को नदी तमा कहा गया, अम्बे तमा कहा गया, तो लेकिन उसमें इस तरह की चर्चा नहीं है। अगर वह चर्चा होती तो विवाद ही नहीं बनता, फिर तो हमें रहस्य पता ही चल जाता। दूसरा कहा गया कि रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा किए गए सतलज और, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ऐसा विवरण है नहीं। दूसरा, रॉबर्ट ब्रूस फुट द्वारा किए गए सतलज और यमुना के अन्वेषण, ये भी गलत इसलिए है क्योंकि रॉबर्ट ब्रूस फुट का मुख्य काम, ये एक पुरातत्वविद है और ये पाषाण कालीन संस्कृति को जानने में इन्होंने बहुत मेहनत की और यही वो हैं जिन्होंने पल्लवरम में सबसे पहले हैंड एक्स की खोज की थी। तो इनका पाषाण कालीन सभ्यता पर काम है। इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक भी कहते हैं, तो इनका संदर्भ अलग है। तीसरा बच गया कि सिंधु और गंगा दोनों नदी प्रणालियों में डॉल्फिनों की समान प्रजातियों की उपस्थिति है, इसलिए क्योंकि अगर दोनों में एक तरह के जीव मिल रहे हैं, इसका मतलब है या तो इसका इनकैचमेंट एरिया एक रहा होगा या ये एक जैसी नदियों के ट्रिब्यूटरीज रहे होंगे, इस वजह से जीवों में भी समानता देखने को मिलती है। तो इसका सबसे सटीक जो आधार है वह है कथन 3, तो इसका उत्तर होगा कि केवल 3, इससे हमें पता चलता है। प्रारंभिक बौद्ध मूर्ति विद्या में रिक्त स्थान क्या दर्शाता है? पहली नजर में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कठिन सवाल है, कभी ध्यान ही नहीं दिया कि जो मूर्ति बना रहे हैं उसमें जो इम्पटी सीट है वो किसका प्रतीक है।
लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी देखेंगे कि कैसे हीनयान में प्रतीक के माध्यम से बुद्ध की पूजा की जा रही है या उनको सम्मान दिया जा रहा है, तो सबके अपने अपने प्रतीक हैं। तो आप चारों में देखिए कि इम्पटी सीट किसका प्रतीक हो सकता है? क्या महाभिनिष्क्रमण का हो सकता है? कैसे होगा? घोड़ा उसका प्रतीक है। महापरिनिब्बाण तो स्तूप उसके प्रतीक के रूप में है। प्रथम उपदेश तो धर्म चक्र उसके प्रतीक के रूप में है। तो बचा क्या? बुद्ध का ध्यान। तो जो इम्पटी सीट है, खाली स्थान है, वो बुद्ध के ध्यान करने को लेकर संकेत है, जो कि एक तरह से दिखाता भी है कि वो इतने ध्यान मग्न है, समाधि की यानी ध्यान की उच्चतम अवस्था में पहुंच गए कि वो इस सांसारिक परिस्थिति से नजर नहीं आ रहे। तो वो एम्पटी सीट का वह मतलब है, वह प्रतीक है। तो इसलिए इसका उत्तर होगा ए। इसमें भी आप थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग लगाते तो सवाल के नजदीक पहुंच सकते थे। फिर ये सब सबसे आसान तरह के सवालों में है, इसलिए है क्योंकि ये उल्टा कर दिया। अस्किनी चिनाब वितस्ता झेलम, व्यास का नाम था विपाश या विपाशा, और परुष्णी रावी नदी, ये क्या है? ठीक है। तो ये आप वैदिक नदियों के नाम पढ़ते ही है। तो इसमें जो सही है वह क्या है? परुष्णी है, जो कि रावी नदी का ही वैदिक नाम है। तो ये सब वैसे सवाल हैं जिसको लेकर अगर आप गलती करेंगे तो समस्या बढ़ेगी। बहुत आसान किस्म के सवाल, कुछ तो आसान किस्म के पूछेंगे ही, इतने कठिन पूछे तो सारे कठिन पूछेंगे तो कैसे चलेगा। नेक्स्ट है अमरावती स्तूप और उसकी उद्धृत मूर्ति कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? तो देखिए, अगर आप एक दो चीजें भी जानते होंगे तो इसमें सारे कथन तो आसान नहीं है, कठिन ही है, लेकिन एक दो अनुमान आप कर सकते हैं। जैसे कहा गया कि यह कृष्णा नदी घाटी में स्थित है, ये तो आपको पता होगा जब आप मूर्ति कला के बारे में पढ़ते हैं कि मथुरा शैली, गांधार शैली, अमरावती शैली, तो उसमें आप एक तो मूर्ति कला में पढ़ेंगे ही कि वह कृष्णा नदी घाटी में विकसित हुआ, आंध्र प्रदेश इत्यादि के इलाके में। दूसरा कहा गया स्तूप के सेंस में कि आकार की दृष्टि से सांची स्तूप के बाद इसका ही स्थान है। ये कथन है तो गलत, क्योंकि अमरावती का आकार बड़ा है, लेकिन ये जान पाना आसान नहीं है। तो मैं इसे कठिन सवाल ही कह रहा हूं, क्योंकि आप कितने ही स्तूप के बारे में जान पाएंगे कि उसका आकार कैसा है, कौन किससे छोटा है, किसका आकार किससे बड़ा है। तो एक अगर आपको पता होता तो भी आप ज्यादा से ज्यादा एक विकल्प कम कर सकते थे कि 2 और 3 आपने हटा दिया, क्योंकि उसमें एक नहीं है। तो अगर आपको दूसरा पता होता तो आप ये हटा सकते थे कि चलो ये भी कथन गलत है। फिर तीसरा है अमरावती मूर्तिकला शैली का दक्षिण भारतीय मूर्तिकला पर गहरा प्रभाव पड़ा, जो कि ठीक बात है, क्योंकि उसी भूभाग में हुआ ही है। और फिर उसकी रचनाओं का श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया ले जाया गया था, ये कथन भी ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1 और 3, क्योंकि दूसरा कथन इसमें गलत है। तो ये भी कठिन तरह के ही सवाल में है। ये आपसे कहा गया कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये भी आसान प्रश्न की ही श्रेणी में है। इसलिए आसान प्रश्न की श्रेणी में है क्योंकि जब आप संगम काल पढ़ते हैं तो वहां ये सब पढ़ते ही हैं कि सेन गुट्टवन किसमें है, तो चेर में है। इसी का भाई था इलंगु अदिगल, जिसने शिलप्पादिकारम ग्रंथ लिखा, और उसी शिलप्पादिकारम जिसमें कोवलन और कन्नगी का जिक्र है कि कैसे कोवलन माधवी के प्रेम में चला जाता है, फिर वापस लौटता है, उससे उसकी पत्नी पायल देती है, वो व्यापार करने जाता है, और उसी समय जो पांड्य शासक हैं उसके रानी का कोई पायल चोरी हुआ होता है और उसको लेकर उसे सजा इत्यादि दे दी जाती है। तो ये जो तमिल साहित्य है उस पर आधारित विवरण है। तो उदयनजराल चोल का नहीं है, ये तो गलत है। बाकी नेडुंजेलियन पांड्य ये भी ठीक है, सेन गुट्टवन चेर ये भी ठीक है। तो आपसे कहा गया कि कौन इसमें गलत है, तो इसमें जो दूसरा है उदयनजराल, यह क्या है? गलत है। तो ये आसान प्रश्न की श्रेणी में आप इसे पाएंगे कि उदयनजराल जो है वह चोल से नहीं है। फिर देखिए आपसे कहा गया कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा
फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारकों का योगदान रहा? यहां भी आप अगर लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करेंगे तो आप अनुमान कर सकते हैं। कैसे? देखिए, पहला तो एकदम ठीक है कि बोस महात्मा गांधी का विश्वास जीतने में विफल रहे। आपको पता ही है, हरिपुरा में अधिवेशन हुआ 38 में, वहां बोस अध्यक्ष चुने गए। फिर वो 39 में भी चाहते थे कि चुने जाएं, गांधी ने उसका विरोध किया और वो पट्टाभी सीतारमैया को अपना कैंडिडेट बना रहे हैं। गांधी क्यों बोस का विरोध कर रहे हैं? तो उन्हें एक भय है कि ये वामपंथ के नजदीक झुके हुए हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस में फूट पड़ जाए, वामपंथी दक्षिणपंथी अलग अलग हो जाएं, तो इसलिए वो बोस को रोकना चाहते हैं। लेकिन गांधी के न चाहने के बाद भी आपको पता ही है कि वो चुनाव जीत गए, सुभाष चंद्र बोस। और फिर आपको यह भी पता है कि बोस ने इस्तीफा दिया। क्यों दिया अध्यक्ष पद से इस्तीफा? क्योंकि वो अपने पसंद की कार्यकारिणी नहीं बना पा रहे हैं। अपने पसंद की कार्यकारिणी क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि उन पर दबाव है कि उन लोगों को शामिल करें जिनको गांधी जी का समर्थन है, और बोस को लग रहा है कि मैं अपनी पसंद से कार्यकारिणी बनाऊं। और ऐसे में चूंकि वो कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस का समर्थन नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और नई अपनी पार्टी बना ली, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इस सब घटनाओं में यह निहित है कि वो वामपंथ की तरफ झुकाव रखते थे, और कांग्रेस में जो समाजवादी धड़ा है वह उनसे वैचारिक सहमति कई बार रखता था, कई बार नहीं भी रखता था, लेकिन निष्कर्ष तो यह है कि उन्हें कार्यकारिणी विवाद के आधार पर त्यागपत्र देना पड़ा, क्योंकि उन्हें कांग्रेस का भी समर्थन नहीं मिल पाया। तो दूसरा जो कथन है कि कांग्रेसी वामपंथियों में एकता नहीं थी और वे बोस को समर्थन देने में विफल रहे, एकदम ठीक बात है। अगर रहती तो फिर वो कार्यकारिणी अपने हिसाब से बना ही लेते थे। तो उन लोगों ने सोचा कि हम कांग्रेस की ही एकता स्थापित करें और बोस का साथ नहीं दिया। तीसरा कथन अगर छोड़ दें अभी, चौथा कथन और दूसरा देखेंगे, ये सब लॉजिकली रिलेटेड है। अगर दूसरा ठीक होगा तो चौथा भी ठीक होगा। वैसे ये सुमित सरकार से हुबहू ये कथन आप अगर पढ़े होंगे तो वहां आपने देखा होगा। इसमें है, एम.एन. रॉय के समर्थक और जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं ने बोस को समर्थन देने की अपेक्षा कांग्रेस की एकता को वरीयता दी। देखिए यहां क्या कह रहे हैं, कांग्रेसी वामपंथियों में एकता नहीं थी, ठीक बात है। यहां क्या कह रहे हैं कि नारायण जैसे समाजवादी नेताओं ने बोस को समर्थन नहीं दी, कांग्रेस का साथ दिया। तो ये दोनों तो एक ही बात है। अगर इनमें एकता होती तो जाहिर सी बात है वो बोस का समर्थन करते। तो अगर दो सही है तो चार भी सही है, दो गलत है तो चार भी गलत है। तो दो और चार का युग्म तो अनिवार्य रूप से रहेगा, और दो और चार का युग्म दो में है और एक में एक है, जो कि बहुत आसान कथन है कि गांधी का विश्वास नहीं जीत पाए। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा भी रीजनिंग लगाते और अगर ये सब आपको नहीं भी पता है कि सही है कि गलत है, तो केवल तत्कालीन घटनाओं के आधार पर भी आप इसका विश्लेषण कर सकते थे। तो उसमें 1, 2 और 4 सही उत्तर होगा। फिर आपसे कहा गया कि 56 में अवध के एनेक्सेशन के तत्काल बाद अवध में ब्रिटिश नीति के संबंध में कथनों पर विचार करिए। यहां भी अगर आप सीधे अवध को लेकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने अवध के बारे में स्पेसिफिक तो ये नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आप अवध में लागू की गई नीति को छोड़ भी दें, आपको ये तो पता है कि अवध को कुशासन के आरोप में हड़पा गया, बता भी दिया उन्होंने। तो आप सोचिए कि अगर अंग्रेज किसी के साथ सहायक संधि भी करते थे, जहां राजा भारतीय रह जाता था, वहां तो किसी को सेना रखने ही नहीं देते थे। तो जब वो किसी राज्य को हड़प रहे हैं तो क्या उन्हें सेना रखने देंगे? बिल्कुल नहीं रखने देंगे। तो पहला कथन आपसे कह रहा है, तालुकदारों की भू संपत्ति जब्त कर ली किंतु अस्त्र शस्त्र और किले रखने का अधिकार दिया। अंग्रेज तो आर्म्स एक्ट लगा रहे हैं, हालांकि बाद में आया, सामान्य नागरिकों को भी नहीं रखने दे रहे हैं, सहायक संधि में राज्यों को नहीं रखने दे रहे हैं, तो हड़प की नीति में कहां से रखेंगे? तो जाहिर सी बात है कि पहला तो गलत ही है। जैसे ही आप पहला गलत करेंगे तो ये तो वैसे ही हट गया, बचे केवल 2, और इसमें अब आपको पता ही चल गया कि 2 दोनों में है तो 2 तो वैसे ही सही होगा।
तो ताल्लुकदारों को बाहरी व्यक्ति मानते हुए उनके साथ एक सेटलमेंट किया गया। और तीसरा कि ताल्लुकदारों को हटाकर कृषकों से सीधे राजस्व में विश्वास करते थे। अगर आपको ये नहीं भी ध्यान हो तो भी आप इसका अनुमान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो आप पाएंगे कि जब अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्ती की बंगाल के इलाके में, तब तो उन्होंने जमींदारों से सीधे समझौता किया, लेकिन फिर जैसे जैसे उन्हें मीडिएटर के होने से आने वाली समस्याएं पता चलने लगी, तो आप देखिए फिर वो मीडिएटर से दूर जा रहे हैं। रैयतवाड़ी में भी सीधे किसानों से लेंगे, महालवाड़ी में भी सीधे किसान यानी पंचायत, महाल, गांव इत्यादि के आधार पर लेने की कोशिश करेंगे। तो वो मीडिएशन वाला भाव समाप्त करना चाह रहे हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो कृषकों से सीधे राजस्व लेने में विश्वास करते थे, क्योंकि जितना मीडिएटर होगा राज्य को मिलने वाला राजस्व क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो अगर आप इस दृष्टि से सोचते कि आखिर ऐसा क्यों है कि स्थायी बंदोबस्ती के बाद कहीं भी जमींदारों को क्यों नहीं दिया जा रहा है अधिकार, तो उसकी जो अपनी विशेषताएं हैं उस आधार पर आप जज कर सकते हैं। तो यह भी आप लॉजिकल रीजनिंग के आधार पर तय कर सकते हैं। तो आप देखिए कितने ऐसे सवाल हैं जहां तथ्यों की जानकारी की बजाय आप केवल और केवल किस पर सवाल हल कर सकते थे, आप हल कर सकते थे उस व्याख्या के आधार पर। इसे भी मैं कहूंगा कि यह भी आसान किस्म का ही सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के आधार पर कथन बताइए। पहला कहा गया इन सुधारों में पृथक निर्वाचक मंडल के सिद्धांत को बनाए रखा। विस्तृत की आपको पता ही है कि इसमें पहले जैसे मॉर्ले मिंटो में मुस्लिम समुदाय को दिया गया, इसमें सिख, ईसाई हैं, एंग्लो इंडियन है, यूरोपीय है, उन सबको दिया जाएगा। तो विस्तार की एकदम ठीक है। फिर कह रहे हैं पृथक निर्वाचक मंडलों का उद्देश्य सशक्त होते भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतिरोध करना था। एकदम ठीक बात है। जब आप एक रहेंगे तो लड़ेंगे अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन जब आप अलग अलग कर दिए जाएंगे तो लड़ेंगे, लेकिन अपने में अंग्रेजों को शासन करने में आसानी होगी। इसीलिए अंग्रेजों ने बंगाल को बांटा था कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाऊंगा। इसीलिए मॉर्ले मिंटो एक्ट लाया गया था कि मुस्लिमों को भारतीय राजनीति से पृथक करूंगा। तो वह तो सीधे तौर पर भारत की आंतरिक एकता को समाप्त करने की कोशिश थी। तो इससे राष्ट्रवाद का प्रतिरोध करना था। एकदम ठीक बात है। तीसरा कहा गया कि वंचित वर्ग पृथक निर्वाचक मंडलों में अंतर्निहित हितों के लिए एकजुट हुए। ये भी ठीक है। जब आप इन्हें कोई अधिकार देंगे, इन्हें भी देंगे, तो जाहिर सी बात है अन्य जो डिप्राइव्ड क्लास के लोग हैं वो भी कहेंगे कि हमारे लिए भी ऐसी व्यवस्था करिए। जैसे डॉक्टर अंबेडकर इसकी मांग कर ही रहे हैं, गोलमेज सम्मेलन में करेंगे, लोथियन समिति के समक्ष पेश होकर करेंगे, और रेमजे मैकडोनाल्ड फिर कम्युनल अवार्ड ले भी आएगा। बाद में पूना पैक्ट होगा, वो खारिज होगा। लेकिन इसमें लॉजिकल रीजनिंग है कि अन्य वर्ग भी इसकी मांग करेंगे। तो इसमें तीनों ही कथन क्या है, ठीक है। अब एक सवाल ये बहुत फैक्चुअल है, और अगर आप करंट अफेयर्स वगैरह ध्यान में रखते होंगे तो इसे ठीक कर पाएंगे कि कर्नाटक के विख्यात शास्त्रीय गायक पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर किस घराने का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये जयपुर अतरौली घराने का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाल फिलहाल में उनको लेकर एक रिसर्च सेंटर बनाया गया था, तो इसलिए वो चर्चा में थे। तो अगर आपने करंट अफेयर्स को ध्यान दिया होता तो वहां से ये सवाल आपको मिलता। तो ये फैक्चुअल है, लेकिन अगर आपने उसे देखा होता तो आप कर सकते थे। और ये क्लासी सवाल है जो कि अंतिम सवाल भी है इतिहास के संदर्भ में। वह यह कि क्षेत्र पत्नी शब्द निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से उद्भूत है? तो उत्तर तो इसका अथर्ववेद होगा। लेकिन इसमें समस्या केवल यह आई होगी कि क्षेत्र शब्द आप पाएंगे ऋग्वेद में खूब आया है। जो कृषि योग्य भूमि है उसके लिए क्षेत्र इत्यादि का उपयोग किया जा रहा है। ऋग्वेद में अगर आप उपिंदर सिंह को पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में क्षेत्रपति शब्द का भी उपयोग आया है। क्षेत्रपति उन देवताओं को कहा गया जिनकी पूजा उर्वरता के लिए की जाती थी, लेकिन वहां क्षेत्र पत्नी शब्द का उल्लेख नहीं आया। और बाद में आगे चलकर उर्वरता की देवी के रूप में कल्पना की गई और क्षेत्र पत्नी का संदर्भ आया। तो इसका उत्तर तो है अथर्ववेद। तो ये सब वह सवाल थे जो कि आपसे इस प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए थे।
तो इस व्याख्या का मकसद यह नहीं था कि मैं आपको केवल उत्तर बताऊं, उत्तर आपको पता ही था और व्याख्या से भी आप परिचित ही रहे होंगे, आपने अभी तक देख ही लिया होगा। इसका एक मकसद ये भी है, यह था और है भी, कि आप इन प्रश्नों के आधार पर थोड़ा सा यह भी सोचें कि हम किस तरह से अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाएं। तो अंत में अगर मैं आपसे एक दो चीजें कहूं तो वह यह कि प्रश्न कठिन तो था, लेकिन आपको 50% उन्होंने ऐसे प्रश्न दिए जहां अगर आप धैर्य से पेश आते, अगर आप सही ढंग से तर्क शक्ति का इस्तेमाल कर पाते, तो आप उतने सवाल ठीक कर सकते थे। इसलिए मूल बात यह है कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसे ठीक रखनी है, वहां से सवाल गलत ना हो। दूसरा, थोड़ा सा पढ़ने और उसके साथ साथ उसे एनालाइज करने की क्षमता विकसित करिए, जो कि आप क्लासरूम में भी सीखते हैं, टीचर से संवाद करके सीखते हैं। और सबसे बढ़कर किताब पढ़ने की आदत डालिए। किताब पढ़ना इसलिए नहीं कि तथ्य वहां से संग्रह करना है, किताब इसलिए पढ़िए कि ताकि आप धैर्य से, अगर 30 पेज आपको पढ़ने को मिल जाए तो सर दर्द ना हो, भाषा हवा में उड़ने न लगे कि पता नहीं कहां से शब्द आ रहे हैं सीधे चुभ जा रहे हैं, वैसा ना हो। तो पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि आप भाषाई जटिलता से डरे ना, खौफ में ना आए। और धैर्य, पेशेंस इसलिए कि आप प्रश्न में देखें कि वो आपसे तथ्य पूछ रहे हैं या वह आपसे व्याख्या पूछ रहे हैं, विश्लेषण पूछ रहे हैं। तो थोड़ा सा स्मार्ट कैंडिडेट की अपेक्षा वो आपसे कर रहे हैं कि आप रटी रटाई चीजों के अलावा आप तथ्यों को असेंबल करने में सक्षम हो पाते हो। ये नहीं कि आप ऐसे सोचिए कि एक बच्चा है, उसे ऐसा खिलौना दिया गया जिसमें कुछ टुकड़ों को आपस में जोड़कर बनाया गया है। तो वो चाहते हैं कि आप ऐसे बच्चे ना हो कि आपको हमेशा उन अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक गाड़ी बना दी जाए। वो चाहते हैं कि आप ऐसे विद्यार्थी बने कि अगर वह टुकड़ा खोल दिया जाए तो भी आप इतने सुलझे हुए व्यक्ति हैं कि उन टुकड़ों को जोड़कर फिर से गाड़ी बना देंगे, खिलौना बना देंगे। यानी घटनाओं को जानिए, पढ़िए, तथ्यों को जानिए, ध्यान में रखिए, लेकिन उसके उपयोग को भी जानिए। इतिहास की मूल कसौटी भी यही होती है, समाज विज्ञान की भी मूल कसौटी यही होती है। ठीक है, तो अब बातचीत को यही विराम देते हैं। उम्मीद है कि इस परिचर्चा से आपको थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा और फिर ऐसे ही इन प्रश्नों को आधार बनाकर हम कुछ और सेशन ऐसा करने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर कभी किसी और चर्चा में मिलते हैं। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।